चीन के खिलाफ पूरे देश में गुस्से की लहर है। 45 साल बाद भारत चीन सीमा पर हिंसक झड़प में चीन को यह तो समझ आ गया होगा कि 1962 वाला भारत नहीं है। सेना के जाबाजों ने चीन को करारा जवाब दिया। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक बिना हथियारों वाले इस युद्ध में चीन का कमांडिंग अफसर मारा गया है। सूत्र बता रहे हैं कि चीन के 40 से ज्यादा सैनिक ढेर हुए। बॉर्डर पर चीन की तरफ से बड़ी संख्या में एम्बुलेंस, स्ट्रेचर देखे गए हैं। चीन के घायल सैनिकों को एयरलिफ्ट करने के लिए हेलीकॉप्टर भी देखे गए। चीन के साथ झड़प में घायल हुए सैनिकों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि चीन को भारी नुकसान हुआ है। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, ये जो झड़प हुई है जिसको लेकर अब पूरे देश में बीते दिन से हम गुस्से की लहर देख रहे थे, आज ये जानकारी जब स्पष्ट रूप से आ गई है कि हमारी सेना ने उनका भी जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। जितेंद्र, बिल्कुल अंजना, एक बड़ी खबर ये सामने आई है कि हमारी सेना ने भी उनके कमांडिंग अफसर जो गलवान घाटी में जब झड़प उस वक्त हुई थी वो भी मारे गए हैं। इसके अलावा सूत्रों ने ये भी जानकारी दी है कि 40 के आसपास जो चीनी सैनिक हैं वो भी हताहत हुए हैं, उनमें से बहुत सारे लोग मारे गए हैं। तो इस तरीके की खबर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बड़ी बैठक इस वक्त रक्षा मंत्रालय में कर रहे हैं और इस बैठक का मुख्य एजेंडा यह है कि जिस तरीके की स्थिति गलवान घाटी में इस वक्त बनी हुई है, पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो उस दौरान भी इसी तरीके की सिचुएशन बनी हुई है और अब भी ऐसे ही सिचुएशन देखी जा रही है। इसको किस तरीके से आगे इस पूरे स्थिति से निपटना है, इस पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। बैठक में सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद हैं। इसके अलावा तीनों सेना के जो चीफ हैं उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पूरी तरीके से ब्रीफ किया है, जो वर्तमान स्थिति है वहां की उसके बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी खबर यह है कि आईटीबीपी के जो डीजी हैं उन्होंने एलएसी पर, क्योंकि अलग अलग जगहों पर आईटीबीपी तैनात होती है, चाहे उत्तराखंड की बात हो, इसके अलावा अरुणाचल की बात हो या हिमाचल की बात हो, लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में भी आईटीबीपी कई जगहों पर तैनात है। आईटीबीपी के डीजी ने गृह मंत्री अमित शाह को एक विस्तृत जानकारी दी है कि इस समय वो किस तरह से हालात वहां पर मौजूद हैं और कैसे वो अलग अलग जगहों पर अपने आप को अलर्ट करके रखा हुआ है। तो स्थिति जो है काफी इस वक्त अलग अलग जगहों पर मीटिंग भी चल रही है और इसका सीधा और साफ मकसद है कि चीन जिस तरीके से हिमाकत उसने की है उसको जवाब कैसे देना है, चाहे डिप्लोमेटिक स्थिति पर हो या फिर सेना के स्तर पर किस तरीके से जवाब देना है, इस पर पूरी बातचीत इस वक्त अलग अलग जगहों पर चल रही है। अंजना, धन्यवाद आपका जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुशांत सरीन जी भी, जो कि विदेशी मामलों के एक्सपर्ट है, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपके साथ शुरुआत करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, बीते दिन विदेश मंत्रालय की तरफ से लगभग साफ कर दिया था कि हम अपनी संप्रभुता की रक्षा करना जानते हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, सुलझाने के लिए, लेकिन साथ ही संप्रभुता की रक्षा कर, मतलब स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया है। इससे ज्यादा कोई क्या कह सकता है एक ऐसे मुल्क की सेना के लिए जिसने इस तरह से इस खूनी झड़प को अंजाम दिया है। नुकसान उनका भी काफी हुआ है। देखिए, बात ऐसे है कि चाइना का जो पुराना थिंकर है, एक फिलोसोफर है सुन त्सू, उसकी सिखलाई के हिसाब से चाइना अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है। लेकिन मजे की बात यह है अंजना जी कि जब 62 की लड़ाई खत्म हुई उसके तुरंत बाद भारत सेना ने एक अपना ट्रेनिंग मैनुअल बनाया था जिसका नाम था स्टडी ऑफ द चंडाल फोर्सेस। चंडाल फोर्सेस को हम रिप्रेजेंट कराते हैं चाइना से, उनकी बनावट क्या है, उनके हथियार क्या है, उनकी टैक्टिक्स क्या है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। तो जो स्ट्रैटेजी आज चाइना हमारे पर लगा रहा है उस स्ट्रैटेजी से हम अच्छी तरह वाकिफ़ है। आज से नहीं, 1962 से हमारा एक एक अफसर, एक एक जवान इस स्ट्रैटेजी को समझता है। तो ये तो बात रही स्ट्रैटेजी की। अब वो सोच रहा था कि हमारे ऊपर वो दबाव डाल के, हमें डरा के, हमें एक किस्म का खौफ दिला के वो अपनी जगह को मजबूत करेगा। कई दफ़ा सुन चुका है कि भारत ने ये कहा है, भारत सरकार ने ये कहा है, भारत की सेना ने ये कहा है कि जहाँ से वो आए हैं 40-45 दिन पहले, उनको उसके पीछे तो हर हालत में जाना ही पड़ेगा। केवल जो फ्रंटलाइन ट्रुप्स हैं उन्हीं को नहीं, बल्कि जो उनकी सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं उनको भी पीछे जाना पड़ा, जहां वो अप्रैल के महीने से पहले थे। यानी कि उनकी आर्मर्ड रेजिमेंट्स, उनकी आर्टिलरी, उनके और जो सपोर्टिंग वेपन्स आए हुए हैं उनको भी उतना ही पीछे जाना पड़ेगा जो अप्रैल में थी। और अगर वो सोचते हैं कि वो नहीं जाएंगे तो बराबर की चोट हमने भी तैयार कर रखी है।
हालांकि हम भी तो 40 दिन से तैयारी कर रहे हैं ना, तो जितनी उनकी तैयारी उसके रिस्पांस में एडिक्वेट तैयारी हमारी भी है। तो माने यह है कि जिस तरह से सुनजू की स्ट्रैटेजी वो हम पर लगा रहे हैं, हम उन पर सुनजू की स्ट्रैटेजी के मुताबिक ही काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से कल मुठभेड़ हो गई। उन्हें लगता था कि शायद मुठभेड़ के बाद हम घबरा जाएंगे, घबराने वाले तो हम हैं नहीं। आज भारत सरकार का एक और बयान आ गया कि भारत सरकार ने सेना को पूरी छूट दे दी है, जो चाहे वो करे। अब सेना क्या करेगी? सेना यही करेगी कि अपनी पोजीशन को और स्ट्रांग बनाएगी, अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको और लीथल बनाएगी, जिससे कि चाइना को समझ में आ जाए कि इस किस्म के दबाव से ये बात बनने वाली नहीं है, उसको वहाँ से तो पीछे हट नहीं पड़ेगा। और अगर नहीं हटेगा तो कई एक और विकल्प है। इसमें एक बड़ी पुरानी बात मैं अंजना जी आपको बताऊं, एक हमारी टैक्टिकल नॉलेज में एक स्ट्रेटेजिक में होता है थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग टॉरेंट्स। थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग टॉरेंट्स का मतलब है कि जब पानी बहता है एक नदी का या किसी झील का और उसके सामने कोई रुकावट आ जाती है तो पानी राइट लेफ्ट से निकलने की कोशिश करता है। इसको कहते हैं दी थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग टॉरेंट्स। तो अगर हमारी गलवान में एक फेस टू फेस इतनी बिल्कुल बराबर की चोट हो गई है, जिसमें हमारा सीओ मारा जाता है, उनका सीओ मारा जाता है, हमारे 20 मारे जाते हैं, उनके 40 मारे जाते हैं, इस किस्म की हालत हो गई है, तो लग रहा है कि पानी को रोका जा रहा है यहाँ पे। अब इसकी एक्सपेंडिंग टॉरेंट्स होंगी। अब वो कहाँ जाकर रुकेगी, ये आगे हमारे जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उस पर बातचीत कर रहे होंगे, उसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो ये बात मान लेनी चाहिए कि इस समय चाइना को ये समझना चाहिए कि उसकी टैक्टिक्स, उसकी स्ट्रैटेजी को हम पूरी समझते हैं, उसकी नफरी को पूरा समझते हैं, और उसकी जिस तरह से तैयारी वो दिखा रहा है सबड्यू करने के लिए उसको समझते हैं। उसका हमने काउंटर पूरा तैयार कर रखा है। आपने कई एक चित्र देखे होंगे आज कि वो टैंक दिखा रहा है, पीछे से फायरिंग कर रहे हैं, वो आर्टिलरी गन की फायरिंग कर, हम भी दिखा रहे हैं, हम भी कर रहे होंगे। तो इसमें अभी बहुत बराबर की चोट हो गई है। अब ये इसके क्या क्या विकल्प हो सकते हैं इसको करने के लिए, वो बहुत विकल्प है। उसकी बात अभी सेकंड फेज में करता हूं मैं आपसे। ठीक है। सोमवार की रात सुशांत सरीन साहब ये सब कुछ घटनाक्रम हुआ, धीरे धीरे अब सच और पूरा सच सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि सच की रोशनी में अभी जो परिस्थिति बनी हुई है गलवान घाटी में, और जिसकी आशंका जनरल प्रसाद जाहिर कर रहे हैं कि वो फिर किसी चाल को दाएं बाएं से करने की कोशिश कर सकता है, इन सब पर आपका एनालिसिस क्या है आज? मैं तो मानता हूं कि सिर्फ चीन ही नहीं करेगा। अगर मेरा आंकलन सही है तो हम अपने पश्चिमी जो सीमा है पाकिस्तान के साथ, हम उसको भी और ज़्यादा गर्माते हुए देखेंगे, और पाकिस्तान से कोई हिमाकत हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फिर वो जो हम टू फ्रंट की सिचुएशन की बात करते थे, मेरे ख्याल वो दबाव हमारे ऊपर बनेगा। हमारे यहाँ पर फौज में अक्सर उसके बारे में, उस स्ट्रैटेजी के बारे में बात तो की जाती थी, और ये भी बोला जाता था कि हम उसको हैंडल करने के लिए सक्षम हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि हम कितने सक्षम हैं, और हम कैसे, हमारी जो फौजें हैं वो क्या, कुछ तो खबरें आ रही हैं कि फौजों की मूवमेंट शुरू हो गई है, लेकिन क्या वो पर्याप्त क्वांटिटी में है कि अगर दोनों तरफ से कोई ना कोई यलगार होती है तो हम उन दोनों को संभालने के लिए सक्षम हैं या नहीं है अभी। और उसको जितनी जल्दी कर लिया जाए वो बेहतर है। दूसरी चीज, और जिस पर मैं काफी शर्मिंदा होता हूं, वो ये है कि जब भी हमारे सामने इस तरीके की एक चीज सामने आती है, हम इस तरीके के स्थिति में फंसते हैं, तो फिर हमारे यहाँ पर जो हमारी सरकारें हैं वो ये इंस्ट्रक्शन इशू कर देती है कि फौज को अब खुली छुट्टी दे दी गई है, जो साजो सामान खरीदना चाहते हैं वो खरीद लें। इन लोगों को थोड़ी भी शर्म नहीं आती, हमारे राजनेताओं को। हम जैसे लोग, सुशांत जी आपको एक सेकंड के लिए मैं टोक रही हूं सर, एक सेकंड, क्योंकि ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आई है सर। आप भी अगर टेलीविजन स्क्रीन है आसपास तो देखिए, गलवान घाटी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, सैटेलाइट पिक्चर्स हैं। इन तस्वीरों के जरिए जहां पर ये पूरी परिस्थिति बनी थी, गलवान घाटी की सैटेलाइट तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त एक्सक्लूसिव आज तक पर, ताकि आप भी समझ सके कि किन परिस्थितियों में किस जगह पर यह खूनी झड़प भारत और चीन के बीच में हुई है। ये गलवान घाटी है, और यहां का अगर पूरा डिस्क्रिप्शन जनरल प्रसाद आप या सुशांत सरीन जी देना चाहें हमारे दर्शकों को, किस तरह से दौलत बेग ओल्डी, वो सड़क, जो ब्रिजेस वहां बना रहे थे हम, ये सब कुछ महत्वपूर्ण है, और ये गलवान घाटी की वो तस्वीर है, इसको अगर आप में से कोई समझा सके। अंजना, मैं तो देख नहीं सकता, तो इसलिए मैं इस पर कोई जनरल प्रसाद जी जी,
मैं तो देख भी पा रहा हूँ और मुझे वहाँ का थोड़ा बहुत शायद ज्ञान भी है। हाँ। देखिए जो पहाड़ियाँ आप देख रही हैं, श्योक रिवर है ये। श्योक रिवर नीचे आके और लद्दाख की नॉर्थ पोल साइड से जाती है। तो श्योक रिवर के साथ साथ हमने एक सड़क बनाई है जो डीबीओ से होके दौलत बेग ओल्दी तक जाती है। इससे क्या होता है कि हमारी जो काराकोरम पास है उसमें हमारी सेना को इन शॉर्टर टाइम फ्रेम हम इंडक्ट कर सकते हैं। हम फोर्सेस को एक जगह से दूसरी जगह क्विकली शिफ्ट कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक बड़ी इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक सड़क है जिसका हमें बहुत फ़ायदा होगा। इसके संग कोई लैटरल भी बन रही हैं जिससे कि हम अपना आर्टिलरी का सामान, हैवी इक्विपमेंट भी वहाँ पे भेज सकते हैं। ये भारत की जो परसेप्शन लाइन है LAC की, उसके काफ़ी अंदर है। चाइना समझता है कि ये सड़क जो बनी है ये उसकी परसेप्शन के खिलाफ से ये चाइना की टेरिटरी बनी हुई है। इसमें कोई संदेश डाउट हो ही नहीं सकता कि ये वेल विद इन इंडियन टेरिटरी है। शायद मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सड़क का बनने का जो फैसला हुआ था ये 2001-2002 में लगभग हुआ था, उसी के आसपास। और बीच में कुछ दिन ये ठंडा पड़ गया, शायद इसमें काम कुछ रुका गया, शायद इसके फाइनेंसेस नहीं मिले होंगे, जो भी बहरहाल रीज़न थे ये नहीं हो पाया। फिर इसके बाद दोबारा इसका काम शुरू हुआ और आपको ये भी मालूम है कि इस इलाके में बर्फ़ गिरती है, वेरी हॉस्टाइल कंट्री, बैड वेदर, मुश्किल से साल में 3-4 महीने का समय मिलता है सड़क पर काम करने का। तो इस सड़क को बनते बनते आज समझ लीजिए अब 18 साल 19 साल हो गए हैं। अब ये कहीं जाकर कुछ कमर्शियल हुई है, हालांकि अभी भी एक आध जगह कोई ब्रिजेस बनने हैं, कोई पॉन्टून्स बनने हैं। तो इस सड़क से अभी सड़क का चाइना से क्या मतलब, चाइना ये सोचता है कि अगर इस इलाके को गलवान वैली जो आप दिखा रही हैं इस समय उस पर कब्जा कर ले तो ही विल बी एबल टू प्रोवाइड डेप्थ टू काराकोरम पास। अब काराकोरम पास के ऊपर से आप देखेंगी तो आपकी जो पूरी हाईवे जा रही है 4000 किलोमीटर की, पाकिस्तान से होकर अक्साइचिन से होकर, उसको डेप्थ देने के लिए चाइना चाहता है कि पूरा इलाका मैं अपने कब्जे में कर लूँ तो मैं इस सड़क को और डेप्थ दे सकता हूँ। और दूसरी बात, अगर इस सड़क के आप थोड़ा वेस्ट में और नॉर्थ और वेस्ट में देखें तो वहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है। उससे ये लगता है, इसको चाइना को लगता है, होगा कि नहीं होगा ये तो बाद में देखा जाएगा। चाइना को लगता है कि अगर मैं वहाँ तक चला गया तो सियाचिन ग्लेशियर को भी एक तरह से मैं आइसोलेट कर सकता हूँ, और अगर आइसोलेट कर लिया तो पाकिस्तान को बड़ा फायदा होगा कि जो कि कारगिल में वो करना चाहता था, कारगिल में वो कर नहीं पाया। ठीक, करारा जवाब चीन का कमांडिंग अफसर ढेर। और अब हम आपको दिखाते हैं गलवान घाटी की सुपर एक्सक्लूसिव सैटेलाइट तस्वीरें। ये झड़प के 24 घंटे के अंदर की तस्वीरें हैं। इसमें दोनों देशों की सेनाएं दिख रही हैं, 200 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां हैं, टेंट लगे हुए हैं, सब कुछ इस तस्वीर में आपके सामने है। ये झड़प के 24 घंटे के अंदर की तस्वीरें हैं। सोमवार रात में यह हिंसक झड़प हुई थी, जिसके बाद कल सुबह से ही लगातार ये खबरें आती रहीं छन छन के, और अब जाकर तस्वीर साफ हुई है। चीन को भारी नुकसान हुआ है और झड़प के 24 घंटे के अंदर की तस्वीर आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये गलवान घाटी की सैटेलाइट तस्वीर है और इसमें आपको गाड़ियों से लेकर टेंट सब कुछ दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों में जरा आप जब करीब से देखेंगे तो न सिर्फ गाड़ियां बल्कि टेंट भी आपको दिखाई देते हैं। यहीं पर वो पूरी हिंसक झड़प हुई है जिसमें करारा जवाब भारतीय सेना ने भी चीन को दिया है। चीन का कमांडिंग अफसर ढेर हुआ है और 43 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। इस बीच हमारे भी 20 सेनाधिकारी शहीद हुए हैं। खूनी झड़प में 20 भारतीय फौजियों की शहादत को लेकर देश में जबरदस्त गुस्सा है। देश के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली में चीनी दूतावास पर भी प्रदर्शनों की आशंका को देखते हुए यहां सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। यहां पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। इस वक्त हम चाइनीज एम्बेसी के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई है। पैरामिलिट्री के फोर्सेस के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं। एहतियातन यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर इस तरह की अंदेशा है कि यहाँ पर प्रोटेस्ट हो सकते हैं, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पुलिस अलर्ट है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान अलर्ट है। दरअसल जिस तरह से लद्दाख में जो घटना हुई है जिसमें LAC के पास 20 भारतीय सैनिक जो है वो शहीद हुए, उसके बाद ये एक्टिविटी यहाँ पर शुरू हो गई। और आप देख सकते हैं यहाँ पर फिलहाल
जो बस भी मंगवाई गई है, प्रोटेस्टर्स आते हैं तो उनको यहाँ से डिटेन करके लेकर जाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए पुलिस तैनात है, इसके अलावा बैरिकेड लगा रखे हैं, पीछे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं। ये कवायद यहाँ पर फिलहाल चाइनीज एम्बेसी के बाहर की जा रही है। चिरागपुर दिल्ली। आइए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करते हैं। सुशांत सरीन जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जनरल शंकर प्रसाद भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुशांत सरीन जी, आपकी बात को आगे ले जाते हुए, ये वो वक्त है जब हमें बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि चीन की ये चाल पिछले कई दिनों से, ये सिर्फ गलवान घाटी की बात नहीं है, कई फ्रंट्स पर वो इस तरह की हिमाकतें कर रहा था और आपने पाकिस्तान और चीन की मिली भगत ऐसे वक्त पर हो सकती है, इसकी आशंका जाहिर की। सुशांत जी। देखिए, मेरा तो यकीन है कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान की तरफ से होगा, और वो चाहे वो चीन की शह पे हो या पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठा के ये सोचता हो कि कुछ और भारत के साथ कर सकता है, वो कोशिश जरूर करेंगे और मेरे ख्याल उसके लिए हमारे को सतर्क रहने की जरूरत है। दूसरी चीज ये है कि जो चीन की हरकतें हैं, ये मेरे ख्याल पिछले चंद हफ्तों की या चंद महीनों की नहीं है, ये हम चंद सालों से देख रहे हैं। और मुझे तो अचंभा ये है कि इतना समय लगा इस तरीके की एक हादसा होने में, क्योंकि ये कभी भी हो सकता था पिछले 5, 7, 10 साल में, क्योंकि इस तरीके की झड़पें तो होती आई हैं और बड़ा एक्सीडेंट प्रोन ये चीज होती है कि किसी एक व्यक्ति का जो दिमाग अगर फिर जाए तो फिर हालात काबू से बाहर हो सकते हैं, और जो इस बार हो गए हैं। और तभी भारत सरकार की ये कोशिश रही जब से मोदी सरकार आई कि चीन के साथ बात करके एटलीस्ट जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहां पर से जाती है उस पर एक समझौता हो जाए। चीन उससे भी नजरें हटा ली उन्होंने, तो ये हादसा तो होने वाला था। मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि चीनी कितने सैनिक मरे, मेरी बला से वो 10,000 भी मर जाए तो मुझे तो रोना नहीं आएगा उस बात पे। मेरी ज्यादा चिंता ये है कि हमारे सैनिक एक तो मरे हैं, दूसरी चीज जो ज्यादा मेरे लिए चिंता की बात यह है कि भारत सरकार पता नहीं कौन से अपने सोच में बैठी हुई थी, कौन से मुंगेरी लाल के सपने लेके चल रही थी कि चीन के साथ हम दोस्ती कर सकते हैं। एक ऐसे समय पर जब चीन आपको चुनौती दे रहा है तो हम धड़ल्ले से हजारों करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट जो है चीनी कंपनियों को दे रहे हैं, चीनी कंपनियों को यहां पर बुला रहे हैं, उनके साथ अपना जो ट्रेड का मामला है जिसमें चीन हमारे पदार्थों को रोकता है और अपने पदार्थों को यहाँ पर फ्लड करता है, उस पर हम उनसे बातचीत ही करते जा रहे हैं कई सालों से। हमने आज तक कुछ उसमें अचीव नहीं किया और हम लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। फिर आपको अंजना जी, आप ही के लोगों के प्रोग्राम में इसी चैनल पे पिछले 3 साल से मैं बोलते आ रहा हूं, और मैं ही नहीं और बहुत सारे लोग बोलते आ रहे हैं कि हमारा जो रक्षा का बजट है, और इस साल खास तौर पर वो 1962 से भी कम रक्षा का बजट है हमारा, जीडीपी के अगर प्रतिशत ले, और उसके बावजूद हम लोग बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं। तो हमने तो जो जनरल शंकर रॉय चौधरी एक बार ही बोले थे कि भाई देखिए, अगर आप फौज को बना के रखेंगे, उसको तगड़ा रखेंगे, उसको साजो सामान से लैस रखेंगे, उसकी ट्रेनिंग अच्छी रखेंगे, तो ये आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। आज हमारे को उस इंश्योरेंस पॉलिसी की जरूरत है, तो हम भागे भागे फिर रहे हैं कि यार ये लो, जितने पैसे आप खर्च करना चाहो अभी खरीद लो। हाँ। अभी अगर आप कुछ भी खरीदने जाओगे तो आप उतना सामान नहीं खरीद सकते जितना आपको जरूरत है। लेकिन ये कौन लोग हैं इसी सरकार में? पहले 5 वर्षों में तो आपके पास कोई रक्षा मंत्री ही नहीं था। पहले तो अरुण जेटली रक्षा विभाग भी संभाल रहे थे और वित्त विभाग भी संभाल रहे थे। फिर वो कभी रक्षा छोड़ देते थे, कभी रक्षा वापस ले लेते थे, फिर पर्रिकर साहब आए, लेकिन फिर आपको ये लगा कि गोवा का मुख्यमंत्री बनना ज्यादा जरूरी है बनस्बत देश की रक्षा को संभालना, तो आपने उनको गोवा भेज दिया। जैसे ही वो कुछ काम करना शुरू किया था, आपने उनको गोवा भेज दिया। अब आप देख लीजिए कि आपके क्या हालात है, और आपने जितना रक्षा को आपने इग्नोर किया है, इसके बावजूद कि आप इतनी छाती ठोकते हैं कि हम रक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं करेंगे, लेकिन आपका फोकस ही नहीं है इस चीज पे। तो मेरे ख्याल ये जो सारी चीजें हमने की हैं कई सालों से, और सिर्फ इस सरकार का नहीं है, इससे पहले वो जो संत एंथनी थे, सेंट एंथनी जिनको बोला जाता है, एक चीज नहीं उन्होंने आने दी थी इस सरकार में। कोई नया साजो सामान नहीं आया, और उस 10 सालों में उन्होंने जितना डैमेज किया, बेकर वो जो आदमी था कृष्णा मेनन, उसके बाद ये दूसरे आदमी थे जिन्होंने जितनी भारत की जो सेना है उसको कमजोर करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी एके एंटनी ने। लेकिन ये हमारा तो सिलसिला है,
और आज हमारे सामने अब हमारे को करना पड़ेगा। मेरे ख्याल हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। आज जो अभी खबरें आ रही हैं, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स थे बॉर्डर पर, उसको बदल दिया गया है। फौजों को ये आदेश दे दिया गया है कि अगर इस तरीके की दोबारा से कहीं पे कोई हिमाकत हो तो उनके पास पूरा फोर्स यूज करने की इजाजत है। सुनने में आ रहा है, मैं इसकी पुष्टि तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे ख्याल से इसको जितनी जल्दी कर दिया जाए ये ठीक है, क्योंकि वो जो पुराने समझौते थे वो मर चुके हैं। कल वो जो सारे समझौते थे बॉर्डर मैकेनिज्म्स के, बॉर्डर में प्रोटोकॉल्स के, मेरी नजर में तो वो मर चुके हैं कल। और अगर हम उन्हीं के ऊपर बरकरार रहे तो फिर ये हादसे तो होते रहेंगे। तीसरी चीज मैं ये बोलूंगा कि हमने कई बारी वीडियोस देखे हैं। अगर हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो सेना के लोग थे वो बड़े संयम से बात करते थे और जो चीनी सेना के जो अधिकारी आते थे वो काफी उतावले होते थे और काफी बदतमीजी से पेश आ रहे होते थे और हम बड़े संयम से बात करते थे, लेकिन हमारे को ये चीज समझनी पड़ेगी कि हम एक ऐसे देश, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे ये चीनी हो, हमारे जो खित्ता है, अगर आप किसी से संयम से बात करें जबकि वो बड़ा खुदक रहा हो तो फिर वो समझता है कि आप कमजोर हैं। और इसलिए ये अनिवार्य है कि उस समय आप उससे उसी भाषा में बात करें जिस भाषा में वो आपसे बात कर रहा है। लेकिन ये लेसन हमारे यहाँ पर आया नहीं। तो हम हरदम ये देखते थे कि हमारे जो अधिकारी थे बड़े ठंडे दिमाग से सोच समझ कर, अच्छा मैं पीछे हट जाता हूँ, आप अपने अधिकारी को जरा संभालिए, और उससे वो और खुदकते थे। और ये तो होना ही था फिर कभी ना कभी, और ये हो रहा है हमारे। ठीक है, ठीक है। जल्दी से जनरल प्रसाद आपकी टिप्पणी इस पर, ये जो लैंग्वेज और टेम्परामेंट बैरियर जिसे कहा जाए उस पर आपकी टिप्पणी, और जो अन्य बातें कही सुशांत सरीन जी ने। देखिए, जो सुशांत सिंह साहब ने कही उन बातों से सबसे मैं सहमत हूँ। मॉडर्नाइजेशन की खास तौर से सहमत हूँ। इन्होंने बड़े अच्छे लफ्ज़ों में, बड़े साफ लफ्ज़ों में बता दिया। अब आपने बात की कि आमने सामने जो फौज मिलती है उसकी बातचीत का तरीका मैं मानता हूँ कि भारत में हमारी सभ्यता ऐसी है, हमारी कल्चर ऐसा है कि हम बड़े सॉफ्टली बात करते हैं। हालांकि हमारे जो रिज़ल्ट होते हैं शायद स्ट्रांग होते हैं, लेकिन अभी आपने देखा ये हालात बदल चुके हैं, अब काफ़ी हद तक बदल चुके हैं। आपने रिसेंटली देखा सिक्किम के अंदर, वहाँ पे एक लेफ्टिनेंट साहब ने एक घूसा मार के एक चाइनीज़ मेजर को गिरा दिया था। ये अभी कुछ 2-3-4 हफ्ते पुरानी बात है, आपको मालूम होगा ये। तो अब ये समय थोड़ा बदल गया है। जब से कि भारत सेना की ट्रेनिंग हुई है काउंटर इंसर्जेंसी में, तब से भारत सेना को कहते हैं हमारे यूपी में कि हाथ खुल गए हैं। अब एक बंदे का जब हाथ खुल जाता है ना, तो फिर उसको कोई किसी चीज़ की डर नहीं लगती है। तो मैं समझता हूँ कि सुशांत जी की बात सही है काफ़ी हद तक, बिकॉज इट्स अ कल्चरल इशू, बट दिस कल्चरल इशू हैज़ टेकन अ लिटिल चेंज एट द फ्रंट लाइन ट्रूप्स। अब मैंने पहले दिन भी कहा था जब से ये आमना सामना हुआ है कि मुझे डर इस बात का लगता है कि कहीं बातचीत करने में कोई गर्मा गर्मी ना हो जाए और गोली चल जाए, जो कि 40-45 साल से नहीं चली है। लेकिन गोली तो नहीं चली, लेकिन उससे ज़्यादा हो गया, कैजुअलिटी हो गई, तो बड़े दुख की बात है। तो कहने का मेरा आपका डायरेक्ट सवाल का जवाब डायरेक्ट ये है कि हालांकि हमारी सभ्यता कुछ और कहती है, लेकिन आज की तारीख में जो हमारे यंग ऑफिसर्स हैं, यंग ऑफिसर्स माने बटालियंस एंड बिलो वाले जो जवान हैं, वो आज जानते हैं कि जिस भाषा में आप बात करेंगे उसी भाषा में हम बात करेंगे। अगर आप हमारे संग पंगा लेंगे तो आपको घूसा मार के हम भी गिरा सकते हैं, और अगर आपने हमारे 20-22 आदमी कल इंजर किए तो आपके भी 40-45 इंजर अवश्य होंगे। तो ये थोड़ा सा बदल गया है कल्चरली, और इसका रीज़न यही है कि आज के हमारे जो यंग ऑफिसर्स और जो जवान हैं वो बहुत एक काइंड ऑफ एग्रेसिव हो रहे हैं, और एग्रेसिवनेस उनको सिखाई जाती है। ये एग्रेसिवनेस का और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो रही है कश्मीर के अंदर, जो रोज़ हमारा एग्रेशन देख रहे हैं। कोई सिपाही आज की तारीख में भारत सेना में ऐसा नहीं होगा जिसने गोली मार के किसी व्यक्ति की हत्या ना की हो, जान से ना मारा हो किसी टेररिस्ट को। तो इसको आप तो समझती हैं, हाथ खुल गया है, अब वो बात नहीं रही है। तो इसमें मैं थोड़ी सी सुशांत जी से थोड़ा सा फर्क सोच रहा हूँ, लेकिन बाकी जो ज़रूरी बात इन्होंने कही है जिसको मैं टाइम वेस्ट करके दोहराना नहीं चाहता, कि मॉडर्नाइजेशन हैज़ रियली सफर्ड. The defense budget is so low. There is so many shortfalls in the Indian Army. But that is not the issue that I'm going to talk about any further. Today we have to match the Chinese capabilities. We will try and match them the way we need to match them, and we'll produce adequate
हिंदी I say में, हिंदी में। adequate response so that China is deterred from doing what it wants to do. हाँ, हिंदी में। अंजना, हिंदी में। एक शब्द मैं बोल सकता हूँ? हाँ, जरूर बोलिए, ब्रेक का टाइम हो रहा है, लेकिन आपकी बात सुनकर बस मैं जल्दी से, देखिए मैं शंकर प्रसाद जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये समय नहीं है ये बातें करने का, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बातें इसी समय पर अगर हम करेंगे तो बात समझ में आएगी, क्योंकि जब ये समय चले जाता है तो फिर हम उसी चीज में वापस चले जाते हैं कि अभी फौजों को देने की क्या जरूरत है, अभी लैट्रीन बना देते हैं लोगों की। पांच मई से ही लद्दाख बॉर्डर पर तनातनी थी। इसे कम करने की लगातार कोशिशें भी हो रही थीं, पर किसी ने सोचा न था कि चीन सीमा पर खूनी जंग शुरू हो जाएगी। सोमवार की बातचीत में तय हुआ था कि गलवान वैली से चीनी सेना पीछे हटेगी। सूत्रों के मुताबिक 15 जून की रात 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू चीनी सैनिकों से बात करने PP-14 पर पहुंचे, लेकिन चीनी सैनिकों की मंशा कुछ और थी। वहां मौजूद चीनी सैनिकों ने लाठी, पत्थर और कंटीले तारों से लिपटे डंडों से हमला बोल दिया। उस वक्त चीनी सैनिकों की संख्या 3 गुनी थी और 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। 40 मिनट बाद भारतीय सैनिकों ने भी पलटवार किया। 43 चीनी सैनिकों को नुकसान की खबर है। कई सैनिक श्योक नदी में बह गए। पूर्वी लद्दाख में इस वक्त भारतीय और चीनी सेना के बीच में जबरदस्त तनाव है। दरअसल 15 जून को चीनी सेना की तरफ से एक उकसाने वाली कार्रवाई के बाद दोनों सेनाओं में जबरदस्त झड़प हुई, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए, जबकि चीन के 40 से 45 सैनिक मारे गए हैं। चीन और भारत सेनाओं के बीच में लगातार बातचीत चल रही थी। उस दौरान जब देर शाम लोकल कमांडर स्तर की बातचीत खत्म होने के बाद पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास चीनी सेना की तरफ से कोई हरकत हुई, जिस हरकत को रोकने के लिए भारतीय सेना के 16 बिहार के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं संतोष बाबू अपने कुछ सैनिकों के साथ वहां पर पहुंचे और उसके बाद चीनी सेना को उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन चीनी सेना की काफी तैयारी थी, जिस पर शुरुआती हमले में भारतीय सैनिकों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। सेना सूत्रों के मुताबिक LAC पर भारी तनाव है। बातचीत से कुछ नहीं निकला। गलवान घाटी में कुछ भी नहीं बदला। सेना मोर्चे पर तैनात है। लद्दाख के साथ साथ LAC के सभी पोस्ट को अलर्ट कर दिया गया है। क्वेश्चन ये है, ये बहुत सीरियस मुद्दा है और इसमें तीनों सर्विसेज का मामला इन्वॉल्व है। एयरफोर्स ऑलरेडी वहाँ है, ऑलरेडी चारों तरफ है। नेवी अपने पूरी सतर्क है और यहाँ तक जहाँ तक की सुझाव हम यही देंगे कि इस समय अगर मामला बढ़ता है और ऊपर उठता है तो हमारी नेवी को मालदीव्स पे जाके उनके जो आर्टिफिशियल आइलैंड है उसके ऊपर कैप्चर कर लेना चाहिए और जो जितने 40-50 किलोमीटर के इलाके हैं हमारे को उसके ऊपर जाके स्ट्रेट अवे कैप्चर करना चाहिए और फिर नेगोशिएटिंग चलने दीजिए। नेगोशिएटिंग अगर अब बात आगे बढ़ती है तब। गलवान घाटी में खूनी झड़प पर सेना ने बयान जारी कर बताया कि 15-16 जून की रात जहां भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, वहां से वो अब पीछे हट गए हैं। 17 भारतीय जवान जो कर्तव्य निभाने के दौरान झड़प की जगह पर गंभीर रूप से घायल हुए थे और ऊंचाई वाले इलाके में 0 से नीचे तापमान को झेल रहे थे, उन्होंने जख्मों की वजह से दम तोड़ दिया। इससे इस कार्रवाई में शहीद होने वालों की संख्या 20 हो गई है। भारतीय सेना देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित है। LAC पर तनाव से दिल्ली में हलचल है। कल प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री की अलग से मुलाकात हुई। CCS की बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। बाद में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, हमें उम्मीद थी कि आसानी से हो जाएगा, लेकिन चीनी पक्ष गलवान घाटी में नियंत्रण रेखा का सम्मान करने पर बनी आम सहमति से पलट गया। 15 जून 2020 की देर शाम और रात को एक हिंसक झड़प हुई, क्योंकि चीनी पक्ष ने वहां की यथास्थिति को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। अगर उच्च स्तर पर हुए समझौते का पालन सावधानी से किया जाता तो दोनों पक्षों को जो जानी नुकसान हुआ उसे रोका जा सकता था। 1975 के बाद पहली बार भारत चीन सीमा पर तनाव इतना बढ़ा कि खून बहा जाने गई। सोनमर्ग में अशरफ वानी और धारचूला से मंजीत नेगी और दिल्ली से अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। सैनिकों की शहादत से देश में गम है, गुस्सा है। परिवार को बेटे के देश पर कुर्बान होने पर फख्र तो है, लेकिन गुजारिश भी है कि ये शहादत का करारा जवाब हो।
1962 में धोखा खाए। एक बार चीन ने पीठ पर छुरा भोंका। गलवान घाटी में भारतीय सेना बात करने गई थी और चीनी सैनिकों ने भरोसा तोड़ा, खून बहाया। इस खूनी झड़प में 20 सैनिक शहीद हो गए। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू 16 बिहार रेजिमेंट को लीड कर रहे थे। गलवान घाटी में वो निहत थे, चीनी सैनिकों को अपना वादा याद दिलाने गए थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि चीनी सैनिकों की नीयत में खोट होगी। भारी संख्या में मौजूद चीनी सैनिकों ने लाठी कंटीले तारों वाले डंडों से हमला कर दिया। कम संख्या होने के बाद भी उनके दल ने मुकाबला किया, लेकिन वो बुरी तरह से जख्मी हो गए। शून्य से नीचे के तापमान में उन्हें बचाया नहीं जा सका। तेलंगाना में सूर्यापेट में उनके घर में मातम पसरा है। अपने जांबाज बेटे की शहादत पर घर वालों को फक्र है, लेकिन चीन की दगाबाजी का वो जवाब भी चाहते हैं। We never expected this kind of untoward incident that we have to accept. Finally, okay, as a parent, I have my own grief and my deep worry. As a citizen of India, as a defense family person, I feel proud of my son. I feel proud of my son. झारखंड के साहिबगंज में शहीद कुंदन ओझा के घर में बेटे को खोने का गम है, तो एक जवान का देश पर कुर्बान होने का गर्व भी है। पिता कुछ बोलने की हालत में नहीं है। घर वालों की बस यही गुजारिश है, शहादत बेकार न जाए। इस काराना हरकत से बहुत ही दुखी हूँ और भारत सरकार को मैंने बहुत इसका कड़ा से कड़ा जवाब देना चाहिए, क्योंकि हमारे गांव का एक नौजवान जो देश के लिए बॉर्डर एरिया पर शहीद हो गया। और बिहार के समस्तीपुर के लाल अमन सिंह भी चीनी सैनिकों की झड़प में शहीद हुए। रात 9 बजे पिता को शहीद होने की सूचना मिली, तभी से पूरा गांव घर पर जुटा है। अमन 2014 में सेना में शामिल हुए। 3 महीने पहले ही लद्दाख में पोस्टिंग हुई थी। पिता लगातार लद्दाख की तनातनी पर नजर गड़ाए हुए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसके बेटे की शहादत की खबर आ जाएगी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में शहीद राजेश उरांग के घर में अजीब सी खामोशी है। माता पिता हैं, 2 बच्चे हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उनका जांबाज बेटा अब नहीं रहा। सूर्यापेट से आशीष पांडे, साहिबगंज से प्रवीण कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।